हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्ज़ाम अप्रोच हब। जीके की जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की थी उसका ये छठा वीडियो है। इससे पहले वाली वीडियो भी काफ़ी इंफॉर्मेटिव हैं और एक सीक्वेंस में है। यदि आपने उन्हें नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन्हें देखिए ताकि आपका जो प्रिपरेशन है जीके का वो एक सीक्वेंस में आगे बढ़ सके। एग्ज़ाम चाहे कोई भी हो, मैं मानता हूँ कि इस वीडियोज़ को देखने के बाद क्वेश्चन सीधे सीधे आपके एग्ज़ाम में रहेंगे और मैं मानता हूँ कि 70% क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे, पॉलिटी के क्वेश्चंस होंगे, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस होंगे, मिसलेनियस के अधिक क्वेश्चंस होंगे, इसमें स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस होंगे, साइंस के क्वेश्चंस होंगे, करंट के क्वेश्चंस होंगे। इनकी अपने आप में ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर आप स्टे ट्यून्ड रहिए और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हमारा अगला पॉइंट है विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी और वे किस देश में हैं। आपकी सहूलियत के लिए हमने ज्वालामुखी की तस्वीर को साइड में लगा रखी है। जैसे कि कोलिमा ज्वालामुखी ये मैक्सिको देश के अंदर पड़ता है और यहाँ पे आप इनकी तस्वीर को देख सकते हैं। ये कोलिमा ज्वालामुखी है मैक्सिको के अंदर। इसके अलावा एटना ज्वालामुखी और स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी ये इटली के अंदर है। देखिए, याद रखिए, स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी को क्या बोलते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पर इसको याद रखिए। एकंका ज्वालामुखी ये अर्जेंटीना में स्थित है। किलायू ज्वालामुखी ये सर्वाधिक एक्टिव ज्वालामुखी है, सर्वाधिक सक्रिय। ये हवाई द्वीप वाले एरिया में पड़ता है। हवाई द्वीप कहाँ पे है? तो प्रशांत महासागर का एक ज्वालामुखी की पेटी है। यहाँ पे बहुत सारे ज्वालामुखी हैं हवाई द्वीप के अंदर। इस पर अमेरिका का प्रशासन चलता है, अमेरिका के अंडर में है ये। तो किलायू ज्वालामुखी हवाई द्वीप में स्थित है। उबिशन ज्वालामुखी ये पेरू में स्थित है और विलारिका ज्वालामुखी ये चिली में स्थित है। याद रखिए, ये सभी ज्वालामुखी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से। हमने अभी देखा था कोलिमा ज्वालामुखी ये मैक्सिको में पड़ता है। किलायू ज्वालामुखी हवाई द्वीप आपको अमेरिका में पड़ता है। इसके अलावा विलारिका ज्वालामुखी ये चिली में पड़ता है। ये ज्वालामुखी विलारिका ज्वालामुखी है और ये चिली में पड़ता है। अगला पॉइंट हमारा है प्रमुख वादक और उसके वाद्य यंत्र। जैसे एग्जाम के अंदर मिसलेनियस के क्वेश्चन में, विविध के क्वेश्चन में आपको ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से है, जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा का संबंध तबला से है, अहमद अली खान का संबंध सरोद से है, बिस्मिल्लाह खान का संबंध शहनाई से है। अगला पॉइंट हमारा है प्रमुख ट्रॉफी या कप और खेल। हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया था। हम रिपीटेड वे में इसको पढ़ते हैं ताकि हमें अधिक समय तक याद रहे। बैटन कप की बात करें, इसका संबंध हॉकी से है। ध्यानचंद ट्रॉफी हॉकी से है। रंगा स्वामी ट्रॉफी हॉकी से है। आगा खां कप हॉकी से है और नेहरू ट्रॉफी का संबंध भी हॉकी से है। देखिए, डुरंड कप का संबंध ये फुटबॉल से है। रॉबर्ट्स कप का संबंध फुटबॉल से है। संतोष ट्रॉफी का संबंध भी फुटबॉल से है। मर्डेका कप का संबंध भी फुटबॉल से है। ये सभी ट्रॉफीज और कप काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। किसी भी एग्जाम में अगर मिसलेनियस से क्वेश्चन आता है तो स्पोर्ट्स मिसलेनियस में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नारंग कप का संबंध ये बैडमिंटन से है। चड्डा कप का संबंध भी बैडमिंटन से है। देखिए, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। देवदत्त ट्रॉफी भी क्रिकेट से संबंधित है। अगला पॉइंट हमारा है रेड क्रॉस। देखिए, रेड क्रॉस की स्थापना जो हुई थी वो 8 मई को हुई थी। 8 मई 1863 में इसकी स्थापना की गई थी और तब से हम हर वर्ष 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए, पूरी दुनिया में ब्लड की कमी के कारण से किसी की मृत्यु ना हो जाए, ब्लड की कमी को दूर करने के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की गई। और भारत में भी
भारतीय रेड क्रॉस की स्थापना की गई, जो प्रमुख रेड क्रॉस का ही एक हिस्सा है। 1920 में भारत में इसकी स्थापना की गई थी और पूरे वर्ल्ड लेवल पर इसकी स्थापना 1863 में की गई थी। याद रखिए, भारत में रेड क्रॉस की स्थापना 1920 में की गई थी और वर्ल्ड लेवल पे इसकी स्थापना 1863 में हुई थी 8 मई को। क्योंकि 8 मई को इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए 8 मई को हम वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के रूप में मनाते हैं। अगला पॉइंट हमारा है बुक्स और उनके लेखक। ये सभी के सभी बुक काफ़ी पुराने हैं, तो इसको हम स्टैटिक जीके में काउंट करेंगे और एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। कायाकल्प पुस्तक को मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। कामायनी पुस्तक को जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। फ्रीडम एट मिडनाइट जो बुक है हमारी, उसको लैपियर ने लिखा है। ए नेशन इन मैकिंग, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के दृष्टिकोण से, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इस पुस्तक को लिखा है, ए नेशन इन मैकिंग। सिपाही म्यूटिनी जो किताब है, इसको आर.सी. मजूमदार ने लिखा है। देखिए, प्रमुख भारतीय अनुसंधान केंद्र और उनके स्थान। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र ये नागपुर में स्थित है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र ये लखनऊ में स्थित है। केला अनुसंधान केंद्र ये त्रिची जो तमिलनाडु में पड़ता है वहाँ स्थित है। इसके अलावा वर्षा वन अनुसंधान केंद्र ये जोरहाट असम में स्थित है। जोरहाट असम में चाय के लिए भी अनुसंधान केंद्र स्थित है। याद रखिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर पॉसिबल हो तो आप इनका नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि मैं भी अपने हैंड रिटन नोट से पढ़ाता हूँ या आपको चीज़ों को बताता हूँ। एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है सभी के सभी फैक्ट। अगर पॉसिबल हो तो आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए, फ्रांस की क्रांति की बात करें, फ्रांस की क्रांति की बात करें तो ये 1789 में ये क्रांति हुई थी और वह जिस टाइम ये क्रांति हुई थी उस टाइम में वहाँ के राजा थे लुई 16वां, और इसी के विरोध में ये क्रांति हुई थी। थोड़ी सी तानाशाही प्रकृति के ये राजा थे और इसके विरोध में नेपोलियन बोनापार्ट ने ये इस क्रांति को किया था। तो जो महान योद्धा थे उस टाइम में वो थे नेपोलियन बोनापार्ट, और राजा थे इसका नाम था लुई 16वां। और इस युद्ध में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा दिया गया था। लुई 16वां से पहले जो राजा हुए उसका नाम था लुई 14वां, और उन्होंने कहा था मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून हैं। ये इस बात को दिखाता है कि जो राजशाही शासन व्यवस्था थी 1789 से पहले वो एक तानाशाही व्यवस्था थी, और उसी के खिलाफ नेपोलियन बोनापार्ट ने 1789 में विद्रोह किया था वहाँ पर, और उन्होंने नारा दिया था समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। अगला पॉइंट हमारा है आज़ाद हिंद फौज। देखिए, सबसे पहले मोहन सिंह के मन में ये ख्याल आया था कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की जाए। सबसे पहले मोहन सिंह ने ये विचार किया था, लेकिन सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस को जाता है। तो सबसे पहले किसके जहन में ये विचार आया था, तो मोहन सिंह के मन में ये विचार आया था। और लेकिन इसकी स्थापना का श्रेय, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का श्रेय जाता है रास बिहारी बोस को। और फिर आज़ाद हिंद फौज को आज़ाद हिंद सरकार से कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि आज़ाद हिंद सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था 1943 ईस्वी में सिंगापुर के अंदर। अगला पॉइंट हमारा है G15। देखिए, पहली बात तो 15 देश है, 15 विकासशील देश के साथ, 15 डेवलपिंग कंट्रीज के साथ बेलग्रेड के अंदर 1989 ईस्वी में G15 की स्थापना की गई थी। और वर्तमान में इसके सदस्य देश हैं 18, और भारत इसका सदस्य बना 2021 में। रिसेंटली भारत इसका सदस्य बना है। और इम्पोर्टेंट किस मायने में है, क्योंकि G15 है तो कंफ्यूज करने के लिए इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि G15 विकासशील देशों की वर्तमान संख्या कितनी है, तो 18 है। भारत में कब शामिल हुआ, तो 2021 में शामिल हुआ। देखिए, प्रमुख नगर और वो किस नदी पर बसे हुए हैं, किस नदी के तट पर बसे हैं। सूरत ये ताप्ती नदी के तट पर बसा हुआ है। जबलपुर ये नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। जमशेदपुर ये स्वर्ण रेखा नदी के तट पर बसा हुआ है। नासिक ये गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ है। लखनऊ ये गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। संबलपुर ये महानदी के तट पर बसा हुआ है। इसके अलावा हैदराबाद
ये मूसनी तट पर बसा हुआ है। विषुवत रेखा की बात करें, विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ये मानिए हमारा अर्थ है, और अर्थ को बीचों बीच से जो रेखा डिवाइड करती है उसको इक्वेटर या भूमध्य रेखा कहते हैं, इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। ये इक्वली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में पूरे अर्थ को उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में समान रूप से विभाजित करती है, इसलिए इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। देखिए, इस रेखा पर कुल 13 देश हैं, पूरी दुनिया के 13 देश हैं। और इम्पोर्टेंट बात यह कि भारत इस रेखा पर स्थित नहीं है। मतलब क्या कि भारत से ये विषुवत रेखा नहीं गुजरती है। और क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है कि कौन सा देश से विषुवत रेखा नहीं गुजरती है और उसमें अपना भारत भी होगा, तो ऑप्शन भारत टिक करना है। अगला पॉइंट है शारदा एक्ट। देखिए, भारत में पहली बार 1930 ईस्वी में ऐसा कोई एक्ट आया जब बॉयज़ और गर्ल्स के लिए जो शादी की उम्र होती है उसको तय किया गया। पहली बार ऐसा हुआ 18 वर्ष और 14 वर्ष। इस एक्ट के तहत किया गया था। लड़कों की शादी की उम्र जो न्यूनतम उम्र थी उसको 18 वर्ष रखा गया और लड़की की न्यूनतम उम्र 14 वर्ष रखा गया। 1930 में लॉर्ड इरविन के टाइम में आया था, और क्योंकि इनको राय साहिब हरविलास शारदा ने लाया था, इस एक्ट का नाम रखा गया शारदा एक्ट। यह आया था 1930 में, और ये बाल विवाह को रोकने के लिए लड़कों की जो न्यूनतम उम्र शादी के लिए जो 18 वर्ष रखी गई और लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 14 वर्ष रखी गई थी इसके तहत। देखिए, 100 साल का युद्ध या 100 ईयर्स वॉर हम भी हमसे कहते हैं। ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, इसके बीच तो हुआ था पहली बात तो ये कि ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। और ये इसका जो ईयर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। 1337 ईस्वी में ये युद्ध स्टार्ट हुआ था और 1453 ईस्वी तक ये युद्ध चला था। 1337 से 1453। हालांकि ये कई क्रम में ये युद्ध हुआ था, लगातार युद्ध लड़े नहीं गए थे, बारी बारी से युद्ध लड़ा गया था और 100 साल से अधिक समय तक युद्ध चला था। लेकिन फिर भी हम इसे शताब्दी वर्ष का युद्ध कहते हैं, या 100 साल का युद्ध कहते हैं, या फिर 100 ईयर्स वॉर भी कहते हैं। 1337 से लेकर 1453। देखिए, प्रमुख देश और संसद की बात करें, इजराइल के संसद को नेसेट कहते हैं, जापान के संसद को डाइट कहते हैं, नेपाल के संसद को नेशनल पंचायत कहते हैं, पाकिस्तान के संसद को नेशनल असेंबली कहते हैं, बांग्लादेश के संसद को जातीय संसद कहते हैं, ईरान के संसद को मजलिस कहते हैं, अफगानिस्तान के संसद को शोरा कहते हैं। आपको याद होगा, ईरान में एक जगह है रामसर, हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात है। भगवान राम के नाम पर ये जगह है, जहाँ पे 2 फरवरी 1971 को एक कन्वेंशन होती है, रामसर कन्वेंशन नाम दिया गया इनको, आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए। और तभी से हम भारत देश में शामिल हुआ था 1 फरवरी 1982 को, और तभी से हम लोग 2 फरवरी को विश्व रामसर दिवस के रूप में मनाते हैं, या फिर आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाते हैं। याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। विश्व की प्रमुख जलधारा और ये किस विश्व की प्रमुख जलप्रपात और ये किस नदी पर बना हुआ है। देखिए, नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर बना हुआ है। ये यूएस और कनाडा के बीच स्थित है। दुनिया में जितने सारे देश की जो सीमा रेखा है, सबसे बड़ी सीमा रेखा की बात करें तो यूएस और कनाडा की सीमा रेखा है, और उसी सीमा रेखा पर दोनों देशों के बीच सेंट लॉरेंस नदी पर नियाग्रा जलप्रपात बना हुआ है। नियाग्रा फॉल कहते हैं इसको, और पर्यटन के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये एंजल जलप्रपात दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये दक्षिण अमेरिका का एक देश वेनेजुएला में स्थित है। वेनेजुएला की राजधानी कराकस होती है, क्योंकि केरल नदी पर बसा हुआ ये, इसलिए केरल नदी के नाम से कराकस इसका राजधानी का नाम पड़ गया। विक्टोरिया जलप्रपात ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में स्थित है, जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बीच जाम्बेजी नदी के ऊपर। आसवान बांध ये नील नदी पर बना हुआ है। हुबर बांध
कोलोराडो नदी के ऊपर बना हुआ है। हुबर बांध कोलोराडो नदी के ऊपर बना हुआ है। कोबरा बस्सा बांध ये जाम्बिज नदी के ऊपर बना हुआ है और मोजाम्बिक देश में स्थित है। इसके अलावा लोक नृत्य की बात करें, देखिए मोहिनीअट्टम और कथकली ये केरल के लोक नृत्य हैं। और यदि मैं कथक की बात करूं तो कथक यूपी का लोक नृत्य है। ओट्टम आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी भी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। जाट जाटिन बिहार का लोक नृत्य है। विदेशिया भी बिहार का लोक नृत्य है। गरबा भावई ये गुजरात का लोक नृत्य है। यक्षगान लांबी कर्नाटक का लोक नृत्य है। गिद्दा पंजाब का लोक नृत्य है। अगला पॉइंट हमारा है प्रमुख संविधान संशोधन और उनके द्वारा किन किन राज्यों को विशेष तौर पर पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। 13वां संविधान संशोधन 1962 ईस्वी में नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। देखिए सिक्किम और गोवा अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिए। 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। 56वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा ये गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। देखिए एसटी आयोग की बात करें तो 89वां संविधान संशोधन के द्वारा एसटी आयोग का गठन किया गया और किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है तो ये क्या गया 338A के तहत अनुच्छेद के तहत जो है एसटी आयोग का गठन किया गया है। 97वां संविधान संशोधन 2011 में आया था। सहकारी समिति का गठन इसके तहत किया गया था। सहकारी समिति का गठन कब किया गया था? 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत किया गया था और ये वित्त पोषित संस्था होती है। देखिए मिट्टी की बात करें तो एक तो धूसर कलर की मिट्टी होती है जिसका जो मटमैला कहिए या कोई कलर ना कहिए। एक होता है लाल कलर की मिट्टी, एक होती है काली कलर की मिट्टी। लाल कलर की मिट्टी को लेटराइट बोलते हैं और यह फेरस ऑक्साइड की वजह से लाल होता है। और काली जो मिट्टी होती है जिस पर हम कपास की खेती करते हैं बेसिकली, ये काली होती है क्योंकि इसमें फेरस मैग्नेटाइट की मात्रा अधिक होती है। गुजरात महाराष्ट्र इसमें काली मिट्टी पाई जाती है, इसका मतलब यहाँ की मिट्टी में फेरस मैग्नेटाइट की मात्रा अधिक होती है। देखिए दक्षिण भारत का एक वंश है, नाम गुर्जर पटियार वंश नाम है उनका। और ये देखिए हरिश्चंद्र ने इसकी स्थापना की थी, गुर्जर पटियार वंश हरिश्चंद्र। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट एक्ट की हम बात कर लेते हैं, अधिनियम की हम बात कर लेते हैं। देखिए महामारी रोक अधिनियम जो आया था 1897 में ईस्वी में आया था। किसी बीमारी से जो महामारी फैलती है उसकी रोकथाम के लिए ये एक्ट 1897 ईस्वी में आया था। भ्रष्टाचार निवारण जो अधिनियम आया था वो 1988 में आया था। भारत की रैंकिंग 85th पिछले आंकड़े के हिसाब से है। वर्तमान में ये एक्ट आया था 1988 ईस्वी में। जैव विविधता एक्ट 2002 ईस्वी में आया था। वन जीव संरक्षण एक्ट जो आया था 1972 ईस्वी में आया था। पर्यावरण संरक्षण एक्ट ये 1986 में आया था। विशेष आर्थिक जोन, देखिए इसको सेज बोलते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तमिलनाडु हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गया, ये सभी स्टेट विशेष आर्थिक जोन में आते हैं। सरकार इसको स्पेशल पैकेज देती है, फाइनेंशियल मदद करती है ताकि ये अपना स्टेट को डेवलप कर सके। ये सुविधा की शुरुआत 2005 में की गई। विशेष आर्थिक जोन की शुरुआत 2005 में की गई और भारतीय वन्य अधिनियम जो आया था 1927 ईस्वी में आया था। देखिए ये वीडियो अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी मेहनत लगे इसे बनाने में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता हो, यदि हमारा प्रयास आपको पसंद आता हो तो हमें सब्सक्राइब कर ज़रूर सपोर्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।